मेरे पास 10 लाख रुपये और आज मैंने एक्सपोजर लेना है, तो क्या सेक्टर एलोकेशन आप आज के दिन पे करेंगे जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक्ड आउट है और इन्फ्लेशन की भी सही सॉर्ट ऑफ अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में तो नहीं समझ आया, लेकिन ऑब्वियसली ओपन ऑक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इंटरेस्ट रेट का हो गया। सो बेस्ड ऑन द करंट हमारी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए? ख़ासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है वो बहुत ही, और ख़ासतौर पे एज एन इक्विटी इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा क्लोज वॉच रखना होता है आपकी मैक्रो इकॉनमी पर। और बाय मीन व्हाट आई मीन बाय मैक्रो इकॉनमी इस, खैर इसका ताल्लुक बहुत और सारी चीज़ों पे है कि बेसिकली जब आपकी पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकॉनमी पर आता है, और जब इकॉनमी पर आता है तो फिर उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे आता है, और फिर जब बिजनेसेस पे आता है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर भी आता है। तो ये टारगेट्स बेसिकली नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स हैं। लेकिन जब अगर आपकी इकॉनमी रिकवर करती रही और आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए और आपकी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रही और हमारे यहाँ मैक्रो डिसिप्लिन रहा, तो आप देखेंगे कि अगले साल जब ये लेवल आ जाएगा तो अर्निंग्स तो ग्रो करती हैं, तो 2025 का टारगेट हो सकता है इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। तो 80,000 का भी टारगेट, इट्स नॉट कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये मार्केट का पोटेंशियल यही है और यहीं पर कैप हो जाएगा। अभी पिछले दिनों ना ये बिजली का बम गिरा, ये इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ ना उस पर यूज़ होती हैं न्यूज़ पे। तो हमने उसी टाइम पे देखा कि ये जो कंपनीज थी पावर की, उन्होंने कितना ज़बरदस्त डिविडेंड दिया। वो LPL जो कंपनी थी उस 17 रुपये का शेयर था, वो पे 28 रुपये पे गया और उन्होंने 17 रुपये का डिविडेंड इशू किया। ऑन टॉप ऑफ इट आपको का आप देख लें अभी जो मूवमेंट आई है स्टॉक मार्केट में वो कितनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। अच्छा, अगर आप हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी को देखें तो हमने बहुत एपिसोड 1 से कोशिश की है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे आपका एजुकेशन लेवल हम बिल्डअप करें। ये ना हो कि एकदम हम कोई ऐसी बात करें जो आपको समझ में ना हो। तो इससे पहले भी अली भाई जो आके आपके हमारे गेस्ट हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कि क्यों होता है, कि किसके लिए स्टॉक मार्केट पे आप आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हम ऑलरेडी एपिसोड कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपको फॉर एग्जांपल रिस्क क्यों लेना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुल्क को इकॉनमी को कैसे देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी सीरीज़ में कर दी हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा आए हुए हैं और आपने अभी तक स्ट्रेट अवे इस एपिसोड पे आ रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वाली एपिसोड की सीरीज़ भी देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी क्यों है। आज की जो हमारी टॉक का पर्पस था वो था कि काफ़ी लोगों को मुश्किल होती है कि बेशक वो जब मार्केट डाउन हो तो कौन सी कंपनीज़ पे या डिफेंसिव या डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज़ पे आपको एक्सपोजर लेना चाहिए, जब मार्केट परफॉर्म करी हो तो किस सेक्टर किस स्टॉक में आपको इन होना चाहिए। सो इसके ऊपर आई थॉट कि अली भाई से हम सॉर्ट ऑफ पार्ट 2 कर लें। लास्ट टाइम वाज प्रीटी बेसिक कि स्टॉक मार्केट होता क्या और आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। एक तो आपकी माशाल्लाह पॉडकास्ट का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था लास्ट टाइम, सो आई थॉट कि हम उसी को बिल्डअप करते हैं एंड वी ट्राई टू नाउ गेट इन टू द एक्शन साइड कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप स्टॉक मार्केट पे आज सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, सो वो क्या प्रेप्स हैं जो आपको करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, और अगर आप स्टार्ट इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो कहाँ पे आपका एक्सपोजर होना चाहिए। रिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और आपकी जितनी भी सीरीज़ है इसमें लोगों को बहुत ही अच्छी अवेयरनेस मिलती है, और बल्कि हमें किसी को रेकमेंड करना होता है कि आप जब वो बेसिक क्वेश्चंस उनके होते हैं तो हम सिंपल आपके एपिसोड्स की लिंक उनके साथ शेयर कर देते हैं, तो एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है। आपका ये सवाल कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर किसी को किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि वो इस इन्वेस्टमेंट से हासिल क्या करना चाह रहा है, और सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट से हासिल करने के लिए वो कितना एट स्टेक उस पर रख सकता है। मिसालन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का टारगेट ये है कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, जनरली इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस ये होता है कि आप अपने पैसे को, प्राइमरी पर्पस ये होता है कि आप अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाया जाए, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर 1,000 रुपये आपके अकाउंट में पिछले साल पड़े हुए थे
और आज अगर वो 1,000 रुपये, आज भी 1,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो शायद ये परसेप्शन है कि वो 1,000 रुपये जो है वो मेरे लॉस से बच गए हैं, लेकिन टेक्निकली वो 1,000 रुपये लॉस से बचे नहीं हैं। वो पिछले साल की जो इन्फ्लेशन है, या जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, उस पैसे की कीमत जो पिछले साल थी, आज इस साल उस पैसे की वो कीमत नहीं है, उसकी वो परचेजिंग पावर नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 1,000 रुपये वो 1,000 रुपये वैसे ही हैं, एक्चुअल वो 1,000 रुपये है नहीं, वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू डिप्लीट हो गई है। तो एक तरीके का लॉस ये भी होता है। दूसरा लॉस ये होता है जिसको हम एब्सोल्यूट लॉस या एक्चुअल लॉस कहते हैं, कि आपने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, वो 900 रुपये की हो गई है। तो बेसिकली और इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले तो कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ जाना है, कि किसी तरह हम अपने पैसे को एक्चुअल लॉस और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लॉस से बचाएं, और उसके ऊपर हम उस पर रिटर्न इतना कमाएं कि वो हमें रियल टर्म्स में रिटर्न बच जाए। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखें कि आप अपने पैसे को जो है वो आप किस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, और उसके बाद आप बेस्ड ऑन दैट रिस्क प्रोफाइल आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, और फिर आप एसेट क्लास चूज़ करें कि आपको किस एसेट क्लास में जाना है। अगर आपने ये चूज़ किया है कि मुझे लो रिस्क में रहना है और लो रिटर्न्स में या मॉडरेट रिटर्न्स लेने हैं, तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। इनकम फंड्स होते हैं, कैश फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से सिलेक्ट की है। आप कहते हैं कि मैं अपनी रिटर्न्स इतने बन जाए कि मैं इन्फ्लेशन को भी बीट करूं, हाउएवर मैं एक थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो आप फिर एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाएं। और फिर आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर और जो है वो एलोकेट इस तरह करना चाहते हैं कि वो डाइवर्सिफाई हो जाए, तो फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप रीट्स भी आजकल एक प्रोडक्ट है जिसमें आप रियल एस्टेट एक्सपोजर भी ले लेते हैं। तो जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल एवेलुएट करें। उस बेस्ड ऑन दैट रिस्क प्रोफाइल आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करें कि आपको किस एसेट क्लास में कितना जाना है। और फिर जब आप उस एसेट क्लास को चूज़ कर लें, तो उस पर फिर आप रिसर्च करें। और फिर आपको शायद ये भी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि जब आप उस एसेट क्लास को चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक्विटीज़ चूज़ की, या फिर आपने फिक्स इनकम चूज़ किया, या म्यूचुअल फंड चूज़ किया, तो आपके पास क्या इतना टाइम है कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को खुद रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप उन प्रोडक्ट्स पर खुद रिसर्च नहीं कर सकते, तो फिर आप उन लोगों के पास जाएँ जिनकी स्पेशलिटी है इसमें, कि वो आपके लिए रिसर्च करके आपको रेकमेंड करें। यहाँ पर फिर दो लोग आते हैं। एक आते हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, जो कि बेसिकली एक म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते हैं, एक पूल ऑफ फंड्स होते हैं। वो पैसे उन फंड्स में आप उनके फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करें, और वो बेस्ड ऑन देयर रिसर्च, बेस्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपके लिए रिटर्न बनाते हैं। दूसरे इसमें स्टेक होल्डर्स एक एक्विटी ब्रोकर्स होते हैं, जिनके पास आप जाते हैं, जिसमें आपको वो एडवाइस करते हैं या वो आपको रेकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन उनके रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें डिसीजन आपको ही लेना होता है, बट वो आपको अपनी जो बेस्ड ऑन रिसर्च बैक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो आपका सवाल कि अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि प्रिपरेशंस क्या करनी है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूं कि सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग आपको करनी है, फिर आपको एसेट क्लास चूज़ करना है, फिर एसेट क्लास चूज़ करके आपको किस स्टेक होल्डर के साथ डायरेक्टली जाना है या इनडायरेक्टली जाना है, आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं या पैसिव इन्वेस्टर है, ये डिसाइड करें, और फिर आप अपने फंड्स को उस हिसाब से एलोकेट कर दें। अगर हम एक हाइपोथेसिस, एक एनालिसिस कर लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मुझे अगले 3 साल में नहीं चाहिए, सो व्हाट शुड आई डी। और फिर हम ये इस तरह भी सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे 6 महीने में चाहिए, तो इन दोनों सिनेरियो में मेरी आज के दिन पे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कितना मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक्टर या एलोकेशन इन डाइवर्स एसेट, और क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, इसको देखकर। हाँ जी, देखिए आपका जो केस 2 है, इसका जवाब मैं पहले दे दूं कि अगर आपके पास पैसे 6 महीने के लिए हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में चले जाएं, और आप जो है वो या तो आप डायरेक्टली टीबल्स में चले जाएं, या आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं। जो उनके कैश फंड है, उन्होंने भी टीबल ही बाई किए हुए होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर आपका रिटर्न जो है वो 6 मंथ्स के हिसाब से जो है वो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से आपका रिटर्न शायद बेहतर बन जाएगा।
हाउएवर अगर आप ये कहें कि आपके पास पैसे हैं और उसकी आपको 3 साल की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक एक्विटी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है जो कि एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है, जिसमें आप देखते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स अगले 3 साल ग्रो करती है। पाकिस्तान की बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स लिस्टेड हैं, ब्लू चिप्स हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड्स भी जो है वो बिटवीन 18% टू 22% के करीब है। इवन ऑन दीज करंट लेवल्स, शायद हम ये आर्ग्यूएबली ये कहें कि मार्केट बहुत बढ़ गई है, हम शायद इंडेक्स को देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन आप वैल्यूएशंस को देखें तो मार्केट अभी नहीं बढ़ी है, अभी री रेटिंग ही हो रही है सिर्फ। तो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो 18% से 22% की डिविडेंड यील्ड्स देते हैं और अगले 3 साल में उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ शायद रिटर्न आई एक्सपेक्ट के अगर किसी को 3 साल के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो मैं उसको एक्विटी रेकमेंड करूँगा कि वहाँ पर रिटर्न बेहतर बन जाएगा। अगले 3 साल में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो शायद वो रिटर्न्स फिक्स इनकम ना दे सकें जो कि एक्विटी दे सके अगले 3 साल में। जिनमें अगर किसी के पास है ही पैसे 6 महीने के लिए, देन आई वुड रिकमेंड कि वो फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स में चले जाएँ। और अगर मेरे पास 10 लाख रुपये और आज मैंने एक्सपोजर लेना है, तो क्या सेक्टर एलोकेशन आप आज के दिन पे करेंगे जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक्ड आउट है और इन्फ्लेशन की भी सही सॉर्ट ऑफ अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में तो नहीं समझ आया, लेकिन ऑब्वियसली ओपन ऑक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इंटरेस्ट रेट का हो गया है। सो बेस्ड ऑन द करंट हमारी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए वैसे? देखिए, एसेट एलोकेशन अगर आप सबसे पहले ओवरऑल देखें और आप ये एज्यूम करें कि एसेट एलोकेशन आपको 3 साल के लिए करनी है 1 मिलियन रुपए की, तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ से 20% फिक्स इनकम रखें और 80% एक्विटीज़ रखें। और 20% आप फिक्स इनकम भी इस व्यू के साथ रखें कि अगर कहीं मार्केट में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी करेक्शन में, तो आप वो पैसे भी यहाँ पर वो कर दें। अज्यूमिंग हाउएवर मैं एडवोकेट हमेशा ये करता हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, बट मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे 1 मिलियन इन्वेस्टेबल अमाउंट है और उसमें आपने इमरजेंसी फंड जो है 5-10% ऑलरेडी अलग रखा है और ये 1 मिलियन रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही है, तो आई वुड रिकमेंड 20% इस वक्त फिक्स इनकम में जाएँ और 80% एक्विटी में इन्वेस्ट करें विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इक्विटी के अंदर क्या सेक्टर एलोकेशन होनी चाहिए? एक्विटीज़ के अंदर आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर 5 सेक्टर्स हों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो इनटू 5 सेक्टर्स। पहला सेक्टर ENP है। आई थिंक यहाँ से जो एनर्जी रिफॉर्म्स की जो स्टोरी है, हालांकि हमने देखा कि पिछले कई सालों से, शायद 5 साल से ज़्यादा, ENP हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो सर्कुलर डेट का शिकार रहा है, जिसकी वजह से उसके कैश फ्लो स्टक हो रहे हैं। हमने एक बहुत टाइम बाद एक मटेरियल चेंज देखा है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जितनी 6 महीने में बढ़ी हैं या जो गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसमें जो सर्कुलर डेट का फ्रेश एक्यूमुलेशन है वो बहुत हद तक कम हो चुका है, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। शायद मैं ये वर्ड यूज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ये कहने कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि पहले हम देखते थे कि ENP कंपनीज़ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाती थी, इनके तो रेवेन्यूज़ भी डॉलर डिनोमिनेटेड होते थे, ऑयल प्राइसेस भी हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर ही रही हैं, तो इनके रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे होते थे लेकिन उनके कैश फ्लोज अच्छे नहीं होते थे क्योंकि वो पैसे सर्कुलर डेट में फंस जाते थे। अब सिंस ये हमने पास ऑन किया है तो जो है वो अब इनके कैश फ्लोज अनलॉक हो गए हैं, तो आई थिंक और फिर हम इसमें और मल्टीपल ट्रिगर्स इस तरह है कि इनकी बुक्स पे गवर्नमेंट जो है वो रेकोडिक, इन OGDC और PPL के पास रेकोडिक की होल्डिंग पड़ी है, वो हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया स्टेक लेने में इन्वॉल्व है। फिर जो गवर्नमेंट नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आ रही है जिसमें ENP कंपनीज़ नई एक्सप्लोरेशन अगर करेंगी तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो आई थिंक इस सेक्टर में भी मल्टीपल ट्रिगर्स है। गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स पे काम कर रही है, जो सर्कुलेटर का स्टॉक पाइल है उसको किस तरह क्लियर करना है, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टेड है, शायद इस महीने आ जाए। तो ये एक वो सेक्टर है जो कि आई थिंक 2024 में लाइमलाइट में रहेगा। तो आपका 20% एक्सपोजर ENP में होना चाहिए, फिर आपका 20% एक्सपोजर कमर्शियल बैंक्स में होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स आई मीन कमर्शियल एंड इस्लामिक बैंक्स में होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड्स इस सेक्टर की अभी भी 18% to 22% के करीब है। ये अभी भी अपनी प्राइस टू बुक के हाफ टाइम टू 0.5 टाइम्स टू 0.8 टाइम्स 0.9 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। ये इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी है, इनकी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 3 से 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं और ये अर्निंग्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही हैं।
हम देखते हैं कि अगर कोई इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की वजह से, तो जो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ होती है उससे कई हद तक ये कॉम्पनसेट हो जाता है। तो आई थिंक ये सेक्टर अभी भी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं 20% जो है वो कमर्शियल बैंक्स को एलोकेट करूँगा। 20% आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स में होना चाहिए। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल की प्राइसेस $400 पर टन थी वो कम होकर $100 पर टन पर आ गई है, 100 और 110 के करीब है। हमने देखा कि सेक्टर के पास प्राइसिंग पावर इतनी अच्छी है कि ये जो कोल प्राइसेस नीचे आई हैं और सीमेंट प्राइसेस जो हैं वो अपने लेवल पर ही हैं, तो उनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो गए। बेहतर हम बेसिकली शायद रुपी टर्म्स में हमें बेहतर रखें, लेकिन हम डॉलर टर्म्स में देखें तो वो वही कमा रहे हैं जो कि आज से 3-4 साल पहले कमा रहे थे। तो बेसिकली सिंस इनको एक्सपेंशन करनी होती है तो वो डॉलर्स में ही करनी होती है हर साइकिल में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो प्रॉफिट्स भी इतना कमाएँ जितना वो एक्सपेंशन में यूज़ कर सकें। तो हम ये देख रहे हैं कि आगे जिस तरह हमारी इकॉनमी थोड़ी रिकवर कर रही है, इस साल एक्सपेक्टेड है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 2% से 3% होगी, और ये सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी जीडीपी की रिकवरी से या जीडीपी की ग्रोथ से। तो हम देखेंगे सीमेंट डिस्पैचेस अगले साल जो है वो मज़ीद बढ़ते हुए लगेंगे, मार्जिन्स इन कंपनी के अच्छे हैं, तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। तो मैं 20% एलोकेट करूँगा सीमेंट सेक्टर में। रिमेनिंग 20% जो है 10% जो है वो पावर सेक्टर में और 10% फर्टिलाइज़र सेक्टर में। हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र सेक्टर भी एक स्टेबल सेक्टर है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बूम है, तो इनको सेल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनके मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और ये डिविडेंड पे आउट के हवाले से भी ये कंपनीज़ लाइक एफएफसी, ईफर्ट, एफएफबीएल ये बहुत अच्छे हैं। 10% पावर कंपनीज़ में अब हमने वही एनर्जी रिफॉर्म्स वाली इसमें स्टोरी है कि जिस तरह कैश फ्लो पूरी एनर्जी चेन का अनलॉक हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि आईपीपीज़ जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती थी लेकिन डिविडेंड कम देती थी, अब हम देखेंगे उनकी डिविडेंड पेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम हो गए 80% पे, और 20% में जनरल इंडस्ट्रीज़ में एलोकेट करूँगा, जिसमें फार्मा सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें स्टील सेक्टर भी आ जाता है। तो फिर आगे जाके हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे, बट 20% जो है वो आपके पास एलोकेशन डिफरेंट industries which includes pharma, which includes auto parts, which include steel, इसका एक मिक्सचर होना चाहिए ताकि ये आपके पोर्टफोलियो में अल्फा ले आए। अभी आपने ना काफ़ी चीज़ें की हैं, मैं एक एक करके थोड़ा सा करूँगा ताकि लोग जो सुन रहे हैं थोड़ा उनको भी हो। पहले तो ये सर्कुलर डेट होता क्या है ना, कि सर्कुलर डेट हम न्यूज़ में भी सुनते रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बताते हैं। पाकिस्तान में ये सर्कुलर डेट होता क्या है, क्या कौन इस पे रिसीविंग एंड पे है, किसको बेनिफिट होगा, किसको अभी लॉस हो रहा है इसकी वजह से, और कौन बेसिकली जब ये सेटल होगा तो वो विल बी द विनर आउट ऑफ दिस सर्कुलर डेट इशू? जी देखें, होता ये है सर्कुलर डेट में, कोशिश करता हूँ बहुत ही आसान ज़बान में इसको लेमैन के लिए एक्सप्लेन करूँ। लेकिन जब भी आप एक बिजली 10 रुपये का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपये का यूनिट बनाते हैं और आप जो है वो 6 रुपये का उसको बेचते हैं, तो टेक्निकली आप 4 रुपये का नुकसान करते हैं, ठीक है। और ये 4 रुपये का आप जब नुकसान करते हैं तो वो शायद नुकसान आप इमिडिएटली नहीं देते हैं, वो आप जो है वो आपके पास ये एक्यूमुलेट होता रहता है, और आप जो प्रोड्यूसर है उससे आप ये कहते हैं कि मैं आपसे 10 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, मैं आपको, मेरे पास सामने से रिकवरी 6 रुपये की हो रही है, तो मैं अभी आपको 6 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ, 4 रुपये रिसीवेबल हो गया आपका जो मैं आपको दे दूँगा, ये हुकूमत कहती है। तो होता यह है कि जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिफरेंट पर्पसेस की वजह से, चाहे उसमें पॉलिटिक्स कोई पर्पज़ हो या आपको आवाम को इंसेंटिव देना हो, आप या सब्सिडाइज़ करना हो, तब आप जो है वो महंगी बिजली बनाते हैं या ख़रीदते हैं और सस्ती बिजली बेचते हैं। ये एक वजह होती है सर्कुलर डेट की। दूसरी वजह ये होती है कि जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो बिजली की चोरी होती है या बिजली की जो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो बिजली आपकी लॉस हो जाती है आपकी नेटवर्क की इनएफिशिएंसी की वजह से, उसके भी सिंस आप पावर प्रोड्यूसर तो उसको प्रोड्यूस करता है और वो आगे बेचता भी है, लेकिन अब जब वो लाइन, जो हुकूमत उस ट्रांसमिशन लाइन को ऑपरेट करती है, जब उसमें चोरी होती है या उसमें लॉस होता है,
तो वो भी रिकवरी नहीं हो पाती, तो हुकूमत उसके भी पैसे जो है वो पावर प्रोड्यूसर को नहीं देती है। अब पावर प्रोड्यूसर जब बिजली प्रोड्यूस करता है तो वो दो तरीके से करता है, या तो वो तेल लेके करता है या तो वो गैस पे करता है। तो जब वो पावर प्रोड्यूसर को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो जिससे वो तेल ख़रीद रहा है या जिससे वो गैस ख़रीद रहा है उसको भी वो पूरे पैसे नहीं देगा। तो होता यह है कि आपकी पूरी चेन में एक डेट एक्यूमुलेट हो जाता है जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर डेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक को दूसरे को पैसे देने हैं, दूसरे को तीसरे को देने हैं, तो ये पूरा एक सर्कल, एक चेन बन जाता है जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। तो जब होता यह है कि जब आप अब हम इस बात पे शायद नहीं जाएंगे कि हुकूमत ने ये सर्कुलर डेट कम करने की कोशिश किस तरह की या किस तरह की। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने ये कहा कि भाई जो मेरा लॉस हो रहा है या जो मेरी इनएफिशिएंसी है वो भी वो लोग पे करेंगे जो कि एक्चुअल बिजली का बिल पे करते हैं, विच माइट नॉट बी अ राइट थिंग टू डू, बट आप के पास शॉर्ट टर्म में शायद इसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है और आप जो हैं वो इमीडिएटली तो ये करते हैं और फिर आहिस्ता ग्रेजुअली निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत ने किया ये कि जो पहले वो सबसे सब्सिडाइज़ करती थी आवाम को रिलीफ देने के लिए या अपने लाइन लॉसेस को नहीं, तो वो उन्होंने बेसिकली उसका किया ये कि टैरिफ्स आपके इतने बढ़ा दिए जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली जो आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस आप जो है जब वो बढ़ा देते हैं टैरिफ, तो उससे जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी रिकवरी है उससे कम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि वो तबका जो कि पहले नहीं पे कर पाता था वो आगे भी नहीं पे कर पाता। तो शायद फ्लो सर्कुलर डेट बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब आप टैरिफ्स बढ़ा देते हैं तो बहुत हद तक कम हो जाता है और आप सिर्फ सब्सिडाइज़ अप नहीं करते हैं या आपने टेक्निकली वो जो लाइन लॉसेस का इम्पैक्ट है या जो यूएफजी का लॉस है वो आपने पास ऑन कर दिया है उन लोगों पर जो कि पे करते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्लो सर्कुलर रेट कम हो जाता है। इसके बेनिफिशरीज़ फिर होता ही है कि गवर्नमेंट ज़्यादा कलेक्ट करती है, जब वो ज़्यादा कलेक्ट करती है तो वो पावर प्रोड्यूसर को पैसे उनकी पेमेंट क्लियर करती है, जब वो क्लियर करते हैं तो वो अपने सप्लायर्स को क्लियर करते हैं। तो ये पूरे सर्कल में कैश फ्लो जो है वो आपका जो है वो बेहतर हो जाता है और सिंस फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को आगे डिविडेंड पे आउट कर देते हैं। तो जब आप इस तरीके की सर्कुलर रेट का सोल्यूशन निकालते हैं या उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी बेनिफिशरी जो है ये पूरी एनर्जी चेन होती है और फिर उन एनर्जी चेन के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं। और अभी के टाइम पे अगर हम गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो वो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में इन टर्म्स ऑफ उसमें वो देख सकते हैं? देखिए, हम गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इसका इम्पैक्ट ईएनपी कंपनीज़ पर है। फॉर एग्जांपल पीपीएल गैस प्रोड्यूस करता है तो पीपीएल पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें हम सुई नॉर्दर्न एंड सुई साउदर्न एसएनजीपी और एसएनजीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसका मारी पेट्रोलियम पर आता है क्योंकि वो भी गैस प्रोड्यूसर है और वो तो आई थिंक अगर और फिर सिंस जब आप गैस प्राइसेस बढ़ाते हैं तो आपका पूरा पावर सेक्टर जो है वो भी बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो जिन्होंने गैस से बिजली बनाई हुई होती है तो उनकी वो पेमेंट क्लियर करता है। तो टेक्निकली अगर आप ईएनपी कंपनीज देखें तो उसमें पीपीएल मारी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देखें तो सुई नॉर्दर्न एंड सुई साउदर्न एंड देन पावर प्रोड्यूसर्स जो कि खैर ओवरऑल जब गवर्नमेंट की कलेक्शन बेहतर होती है तो फिर सबको प्रोपोर्शनलिटली जो है वो पेमेंट डिस्पर्स करते हैं। तो पूरी आईपीपी चेन जिसको हम हपको, कैपको, निशात पावर, निशात चुनिया पावर, पाक जन पावर, लालपीर पावर, तो वो फिर उस पूरी सारी कंपनीज के और भी जो लिस्टेड और अनलिस्टेड पावर प्रोड्यूसर हैं उन सबको फिर पेमेंट्स क्लियर होती हैं। और अगर मैं इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, इनकम स्टेटमेंट देखा जाए तो हम हमेशा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पीपीएल ने भी बड़ा अच्छा रेवेन्यू किया, बड़ा अच्छा वो ओजीडीसीएल का भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ तो कहाँ पे हम ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके रिसीवेबल ज़्यादा हैं या इनके पेबल ज़्यादा हैं और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे हैं इसमें अभी भी लिक्विडिटी का एक इशू है, कैश फ्लो अभी भी पॉजिटिव नहीं है? ये वैसे आपको थोड़ा डीप डाउन डाइव करना देखें, शायद आपको ये काम एक
ये काम एक शायद लेमैन के लिए थोड़ा सा हो, जिसका एक्सपोजर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन अगर आप बहुत ही क्रूड एक नंबर देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में रिसीवेबल्स क्या थे और इस क्वार्टर में रिसीवेबल्स क्या है, और वो बढ़े हैं या वो डिक्लाइन हो गए हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स का नंबर रिपोर्ट होता है, हर क्वार्टर रिपोर्ट होता है। आप ये एक नंबर है जिससे आप ब्रॉडर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि जो है वो आपके रिसीवेबल्स, इन कंपनीज के रिसीवेबल्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो इसका मतलब है जब अभी गैस का बिल बढ़ने वाला है तो एक तो वो हम दुख का इज़हार तो करते ही हैं कि गैस का बिल बढ़ गया है, लेकिन दूसरी साइड अगर आप इन गैस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उस पर इन्वेस्टेड हैं तो एक अच्छी खुशखबरी है कि आपको उसका प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर मिलेगा। तो जो आपका दुख है वो आपकी खुशी में थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लेगा उस चीज़ को। जी, जो एक्चुअली इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कि एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, वो तो शायद ये फैसला नहीं कर पाते अपनी बिजली या गैस का बिल देख करके उनको बढ़ावा आए तो खुश होना चाहिए या उदास, क्योंकि अगर उनका एक्सपोजर उन सेक्टर्स में है तो हम देखते हैं कि शायद वो बिल के उनको चंद हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाती है जब उन कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है। तो अभी पिछले दिनों ना ये बिजली का बम गिरा, ये इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ ना उस पर यूज़ होती हैं न्यूज़ पे। तो हमने उसी टाइम पे देखा कि ये जो कंपनीज थी पावर की, उन्होंने कितना ज़बरदस्त डिविडेंड दिया। वो LPL जो कंपनी थी उस 17 रुपये का शेयर था, वो कि 28 रुपये पे गया और उन्होंने 17 रुपये का डिविडेंड इशू किया। ऑन टॉप ऑफ इट आपको का आप देख लें अभी जो मूवमेंट आई है स्टॉक मार्केट में वो कितनी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा भी ना आपने अभी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, प्राइस टू अर्निंग हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया। जब हम किसी कंपनी में करते हैं तो इन वैल्यूएशंस में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए सेक्टर में या स्टॉक पिकिंग में, और उसका क्या है ना, क्या हम क्या सस्ती चीज़ उठाएं। मोरलेस स्टॉक में जब लोग आते हैं ना तो हर कोई बंदा ना 100 से ऊपर वाली प्राइस से भागता है, 10 से कम वाली के पीछे जाता है, और हमें ये लगता है कि ये 10 से कम वाली जो प्राइस है ना ये बड़ी सस्ती मिल रही है, और 100 से ऊपर जैसे हमारी पेट्रोलियम 1800 का हो गया है तो उसके पास करीब भी नहीं जाना क्योंकि वो 1800 का हो गया है, लेकिन जो 10 से कम है वो किसी रीज़न की वजह से है। तो क्या फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमें कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें शायद जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, जिस तरह आपने कहा 1800 रुपये और 10 रुपये वाला शेयर, तो हमें ये सबसे पहले नज़र में रखना चाहिए कि देखें, आप 10 लाख रुपए मारी में इन्वेस्ट करेंगे तब भी 10 लाख ही इन्वेस्ट होंगे, अगर आप 10 रुपये वाले शेयर में करेंगे तो भी 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मारी पेट्रोलियम के चंद हज़ार शेयर आएंगे और शायद छोटे स्टॉक के लाखों शेयर आ जाएंगे, लेकिन अगर मारी पेट्रोलियम का रिटर्न 50% हो गया तब भी आपके 10 लाख पे 50% बचेंगे, 5 लाख रुपए। और अगर 10 रुपये वाला स्टॉक भी 50% बढ़ के 15 रुपये हो गया तब भी आपको 5 लाख ही बचेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट कि आपकी कंपनी महंगी है या सस्ती है। एक 5,000 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी बहुत सस्ती हो सकती है और एक 2 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। मिसालन, एक कंपनी जो कि 1,000 रुपये जिसकी मार्केट प्राइस है, मैं अभी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, एक कंपनी जो कि 1,000 रुपये पर ट्रेड करती है और मुझे साल का 500 रुपये डिविडेंड दे देती है, तो मेरा रिटर्न बचा 50%। मैंने 1,000 रुपये लगाए थे, 2 साल में ये मेरे पैसे बाहर आ गए, पहले साल का 500 रुपये डिविडेंड, दूसरे साल का 500 रुपये डिविडेंड। लेकिन अगर मैं कोई शेयर 2 रुपये का लेता हूँ और वो हर साल 20 पैसे का नुकसान करती है या 50 पैसे का नुकसान करती है और मुझे 1 रुपये भी नहीं देती, तो डिस्पाइट मेरे पास 2 रुपये वाले शेयर के लाखों शेयर पड़े हुए हों, वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो शायद अगर 2 रुपये से उसकी मार्केट प्राइस 50 पैसे भी नीचे आ गई तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का 25% जो है वो गंवा दूंगा उसमें। तो देखिए, इससे हमने ये एग्जाम्पल से ये अंदाज़ा लगाया कि महंगा शेयर और सस्ता शेयर जो है वो आइडेंटिफाई ये होता है कि वो कमाता क्या है, वो कंपनी कमाती क्या है, और वो कंपनी फिर पे आउट क्या करती है, ठीक है। या अगर वो पे आउट नहीं करती तो उसमें ग्रोथ कितनी है। तो मैं अभी ये शेयर करता हूँ कि एक कंपनी को किस तरह एवेलुएट करना चाहिए और क्या पैरामीटर्स हैं या क्या मैट्रिक्स है जिस पर देखकर आप ये एवेलुएट करेंगे कि एक कंपनी सस्ती है या एक कंपनी महंगी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक एनालिस्ट तो
इसको और कई तरीक़ों से देखता है। बट एक लेमैन को अगर कोई एक आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि ये एक कंपनी, पहला मैट्रिक उसको शायद ये देखना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है प्रॉफिट में है। ठीक है, ये उसका पहला रडार हो गया कि ये कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है। सबसे पहले तो उसका एक व्यू बनाना है इस ब्रॉडर सेक्टर में। एक आदमी चाहे फाइनेंस का हो या वो कंप्यूटर साइंस का हो या वो मेडिकल साइंस की फील्ड का हो, शायद आज मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो आप किसी एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है या जो कि बहुत एडवांस बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज आप एक रेडियो की कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या आज आप एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आज आदमी किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, चाहे उसने अपनी ज़िंदगी में कभी फाइनेंस नहीं देखा हो, वो आज ये देखकर बता सकता है कि रेडियो का स्कोप शायद आगे जाके कम हो जाएगा, मोबाइल का स्कोप आगे जाके बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये इवैल्यूएट करें कि आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आपकी अपनी जजमेंट क्या कहती है कि अगर मैं ये बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या इसका आगे स्कोप अच्छा है या बुरा है, या अगर मैं ENP सेक्टर में कर रहा हूँ या मैं सीमेंट सेक्टर में कर रहा हूँ तो मुझे इसका स्कोप क्या लगता है। और मैं अपने सराउंडिंग्स में जो है वो जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कौन सी ऑटो कंपनी, कौन सी गाड़ियाँ मुझे दिखती है, क्या मुझे सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है, क्या मुझे टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, क्या मुझे होंडा की कंपनी। ये तीनों कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जब आपने ये एवेलुएट कर लिया कि मुझे ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और ये 3 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप देखें कि शायद आज इंडस मोटर्स 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आज पाक सुजुकी मोटर्स 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और होंडा कार 230 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या होंडा कार सस्ता है क्योंकि वो 230 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और क्या इंडस मोटर 1200 रुपये पे सबसे ज़्यादा महंगा है? शायद इसका बिल्कुल ही उल्टा हो। चाहे आज आपको ऐसा भी हो सकता है कि इंडस मोटर्स 1200 रुपये पे सबसे ज़्यादा सस्ता ट्रेड कर रहा है और होंडा कार 230 पर सबसे ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। तो जब आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया और आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप ये देखें कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या नुकसान कर रही है। सबसे आपने ये फ़िल्टर रन किया कि ये प्रॉफिट कर रही है। फिर आप ये देखें कि ये जो प्रॉफिट है ये किस पेस से ग्रो हो रहा है, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ क्या आ रही है। और ये आप अगर बैलेंस शीट या एनुअल स्टेटमेंट्स देखें या क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देखें तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में एक आता है डायरेक्टर्स रिव्यू या लेटर टू द शेयर होल्डर्स आता है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है, जिसमें बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ये बताती है कि ये वाला क्वार्टर हमारा कैसा रहा, किन फैक्टर्स की वजह से अच्छा रहा या बुरा रहा, और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हर कंपनी की, हर लिस्टेड कंपनी की क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में होता है। तो वो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे कि किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से कम या ज़्यादा हुई है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और उस पर फिर आपका ये व्यू बन जाएगा क्या ये वन ऑफ फैक्टर्स हैं। और ये जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने देखा पिछले साल करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई थी और एक शार्प डिवैल्यूएशन हो गई थी, और कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके मार्जिन्स जो हैं वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए इम्पैक्ट कर गए थे, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उनको कीमत तो फ़ौरन देनी पड़ी नए डॉलर में, लेकिन जब वो आगे कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं तो वो ग्रेजुअल करते हैं। तो 1-2 क्वार्टर के लिए जो है वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आती है। जब वो हिट आती है तो वो शेयर प्राइसेस डाउन होती है। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये आपको किस तरह आइडेंटिफाई होगी? अगर आपने उसकी बैलेंस शीट्स या आपने उसकी थोड़ी भी हिस्टोरिकल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, या वो कंपनी करती क्या है, या वो क्या फैक्टर्स हैं इनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ऊपर होती है, जो कि बहुत वाज़ेह तौर पे लिखी हुई होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या उनकी बैलेंस शीट में, उनके एनुअल रिपोर्ट्स में। आपने अगर थोड़ा सा उसको आप शुरू के ही चंद पेज, बेसिकली आप आगे नोट्स में या उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाएँ, आप शुरू के ही अगर 15-20 पेज को रिव्यू कर लें तो उनमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ होता है। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन कि इसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले क्या उसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, उस कंपनी में आ रही है, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है इसका मतलब है ये कंपनी अच्छी है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। फिर कुछ चंद मैट्रिक्स हैं जिस पे आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, उनके रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उनकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उनकी प्राइस टू अर्निंग क्या है।
अच्छा, प्राइस टू अर्निंग क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग ये होती है कि अगर मैं किसी एक कारोबार में 100 रुपये लगाता हूँ तो क्या वो कारोबार मुझे एक साल में कितना कमा के देगा। मिसालन अगर मैंने किसी एक कारोबार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और वो मुझे 50,000 रुपये कमा के देता है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी प्राइस टू अर्निंग्स 2 टाइम्स है। ये 2 टाइम्स किस तरह है कि प्राइस जो मैंने पे की है वो 1 लाख रुपए है, जो इसने कमाई मैंने है 50,000 रुपये, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक कंपनी जो कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है, इफेक्टिवली वो आपसे ये कह रही है कि जितने आप आज पैसे मुझे लगाएंगे ये मैं आपको इतने साल में वापस कर दूंगी। मिसालन आपने अगर एक कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं और वो कह रही है कि मैं 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही, तो कंपनी 2 साल में 100 रुपये कमा लेती है, यानी 1 साल के वो कंपनी 50 रुपये कमा रही है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्राइस टू अर्निंग्स जितनी कम होगी वो स्टॉक उतनी ही अट्रैक्टिव होगा। ये प्राइस टू अर्निंग जितनी ज़्यादा होगी वो जो है वो उतना ही रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। तो अगर आपने पहला मैट्रिक एक ये देखा जो कि प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, फिर आप सेकंड मैट्रिक देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या है इसकी। अगर ये कंपनी 50 रुपये कमा रही है तो क्या ये 50 रुपये कमा कर मुझे 50 रुपये दे रही है, या अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो इसमें से वो मुझे 10 रुपये दे रही है वापस, 50 रुपये कमा के 10 वापस दे रही है, 20 वापस दे रही है। तो अगर वो कोई 100 रुपये लगा के वो मुझे 50 कमा के 20 दे देती है तो 20% की डिविडेंड यील्ड हो गई इसकी। इसका मतलब है जो मुझे बैंक में रिटर्न मिलता है या मुझे किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट मिलती है वो तो यहाँ पर मुझे इक्विटी इन्वेस्ट करने के, और रिमेनिंग मेरे 30 रुपये जो है जो उसने कमाए हुए हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं ताकि उस पर और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी आ सके आगे वाले सालों में। या अगर वो 50 में से 20 रुपये नहीं दे रही है और वो पूरे 50 रुपये री इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कहाँ री इन्वेस्ट कर रही है और क्या उसमें ग्रोथ आएगी? डेफिनेटली जब वो 50 रुपये होल्ड बैक करते हैं तो या तो वो किसी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उन पैसों को रखते हैं या उन पैसों के लिए जमा कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी में फिर वो आपको रेवेन्यू ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी आगे आने वाले सालों में। फिर तीसरा मैट्रिक एक होता है प्राइस टू बुक रेशियो। एक कंपनी अगर आज ऑन बुक्स में इसको लिक्विडेट कर देता हूँ तो उसकी वर्थ क्या है? अगर एक कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 200 रुपये है और उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो टेक्निकली आप ये कहते हैं कि ये कंपनी को आज अगर मैं ज़ीरो करके बेच दूँ, इसके सारे एसेट्स बेच दूँ, तो मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे और ये शेयर तो मुझे 100 रुपये में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे आपको मिल रहा है। 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक का मतलब है कि टेक्निकली आपको 100 रुपये का एसेट 50 रुपये में मिल रहा है, 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में मिल रही है। आप फ़ौरन जो है वो उसको लेंगे कि गाड़ी है बिल्कुल ठीक है, अर्निंग्स है, हर चीज़ वैसी है, लेकिन मार्केट प्राइस में डिफरेंट फैक्टर की वजह से वो 0.5, 0.6, 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है। तो आई थिंक इस वक्त इस चीज़ को फर्दर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अगर कुछ मैं समराइज़ करूं कि क्या मैट्रिक्स देखने चाहिए, तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड और प्राइस टू बुक रेशियो को देखना चाहिए। अगर हम अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे अगर मैं सिर्फ फंडामेंटली इन्हीं मैट्रिक्स के ऊपर मैं ऑर्डर लगाऊँ ना, पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि बैंकिंग शायद 2x हुआ था, प्राइस टू अर्निंग 2 थी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 2 PE के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इवन आपकी पूरी स्टॉक मार्केट 3 PE पे आ चुकी थी। तो क्या ये कंपनी इतनी बुरी थी जो इतने नीचे इस पे आ गई थी, या मुल्क के हालात इतने ख़राब थे कि हम इस लेवल पे आए हुए थे? इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें किस तरह एक स्टॉक को देखना चाहिए? क्या जब मैक्रो लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी हो तब भी क्या ये डायनामिक या ये जो चीज़ें हम डिस्कस करें वो उतनी इफेक्टिव हैं जिस तरह नॉर्मल इसमें हम कर रहे थे? मैं फिर वो कहूँगा कि कुछ और फैक्टर हैं जिसको मैं कोशिश करता हूँ कवर करूँ, लेकिन मैं अब एक बहुत सादा मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि एक कंपनी जिसकी डिविडेंड यील्ड है 6% की, और आप समझे कि आपका इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आप जो है वो आप कहेंगे कि स्टॉक स्टिल मुझे 1% ऊपर दे रहा है। वो अभी छोड़ दें, रिस्क, उसका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है,
लेकिन आप ये कहेंगे कि 5% मुझे बैंक में मिल रहा है, 6% मुझे डिविडेंड यील्ड मिल रही है, तो मैं आई विल गो फॉर डिविडेंड यील्ड। तो लेकिन जब 5% का इंटरेस्ट रेट अगर उठकर 15% आ जाए तो शायद फिर अब वो 6% डिविडेंड यील्ड आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी। फिर क्या होता है कि ये 6% की डिविडेंड यील्ड को इतना अट्रैक्टिव होना पड़ता है कि आज 15% इंटरेस्ट रेट हो जाए तो शायद 17% डिविडेंड यील्ड होंगी, तो शायद आपके लिए वो अट्रैक्टिव होगा। तो होगा ये कि यील्ड्स ऊपर जब जाती हैं तो प्राइस नीचे जाती हैं, जब प्राइस नीचे जाती है तो प्राइस टू अर्निंग्स भी नीचे चली जाती हैं। एक्चुअली ये फंक्शन होता है, ये हर चीज़, हर एसेट क्लास रिलेटिव होता है। तो बेसिकली आप अगर ये देखेंगे कि 5%, हमने ये देखा जब हमारा इंटरेस्ट रेट 6.5 और 7% था, तब हमारी मार्केट 10 टाइम्स और 12 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग्स में ट्रेड करती थी। और डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की उस वक्त थी 6%, 7%, 8%। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में जिस तरह इन्फ्लेशनरी साइकिल आया है, तो हमें इंटरेस्ट रेट 6.5-7% से करने पड़े 22%। जब आप रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में ये रिटर्न दे देते हैं, तो जो इसके कंपैरेबल एसेट क्लासेस होते हैं, जब आपको रिस्क फ्री 22% बचेगा, तो आपको चाहिए कि डिविडेंड यील्ड्स ऑफ द स्टॉक जो हो वो, या जिन स्टॉक से डिविडेंड यील्ड नहीं है तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दैट स्टॉक हो, या आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो 22% से ऊपर हो। तो होता ये है कि वो रिटर्न आप तभी अचीव कर सकते हैं जब प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, ठीक है, या प्राइसेस उस लेवल पे आ जाए जब आपकी वो डिविडेंड यील्ड्स बन जाए, या वो आपकी वो, तो होता है कि शिफ्ट ऑफ कैपिटल होता है। लोग जो है वो एक्विटीज़ एग्जिट करते हैं इस होप में कि ये एक्विटीज़ हमें और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल जाएगी, और वो शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कि अगर मुझे एक जगह रिस्क फ्री रिटर्न 10% बच रहा है और डिविडेंड यील्ड 8 है, तो मैं रिस्क फ्री 10 ले लूँ। तो जब वो यहाँ से एग्जिट करते हैं और उस एसेट क्लास में जाते हैं, तो ये वाली एसेट क्लासेस में प्राइस टू अर्निंग जो है वो कम होना शुरू होती है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आना शुरू होती है। लेकिन सिंस अब इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गए हैं, और जब हम देखेंगे कि अब इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता ईज ऑफ हो रही है और आगे आने वाले सालों में होगी, तो इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे होंगे और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड अभी भी 18 और 22% के करीब खड़ी हुई है, तो वो शिफ्ट जो है वो रिवर्स होगा, और फिर पैसे फिर फिक्स्ड इनकम से इक्विटी एसेट क्लासेस में जाएंगे। और जब इक्विटी एसेट क्लासेस में जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर डिविडेंड यील्ड कम होना शुरू होगी और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बढ़ना शुरू होंगे। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये टेक्निकली एक साइकिल्स को फॉलो करती हैं। डेवलप इकोनॉमीज़ में इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है वो कदरन स्टेबल और थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशंस या डिफरेंट वैल्यूएशंस जो है वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले सालों में जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हमने कोविड से पहले ज़्यादा थे, फिर हमने कोविड में बहुत तेज़ी से नीचे लेकर आए, फिर हमें 2021 के बाद रेट्स जो है वो फिर बढ़ाने पड़े। तो उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 2 के पी पर भी ट्रेड हुई है, और इसी पीरियड में हम देखेंगे कि मार्केट 8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड की है। बट सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अब ये शिफ्ट साइकिल जो है वो रिवर्स हो रहा है, इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट कर गए हैं, अगले साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तेज़ी से नीचे आएंगे, तो वो शिफ्ट ऑफ कैपिटल हमें लगता है कि दोबारा इन फेवर ऑफ एक्विटीज़ होना शुरू होगा। चलें, ये तो स्टॉक सिलेक्शन की उसके ऊपर हो गया। अभी मैंने देखा जैसे आपने आईटी सेक्टर को नहीं टच किया। डोंट यू थिंक 280-90 का डॉलर और आईटी सेक्टर इज़ नॉट लाइक समथिंग विच इज़ आपको कन्विंसिंग लग रहा है कि इसमें बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं आपको? देखें, डेफिनेटली आईटी सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर अगर हम ज़रा पिछले 2 साल को इवेलुएट करें तो हमने देखा कि पिछले 2 साल में अगर किसी स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न बना है, डिस्पाइट मार्केट में उतना अच्छा बेहतर रिटर्न नहीं बना, वो सिस्टम्स लिमिटेड है। क्योंकि एक तो उनका बिज़नेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा था, प्लस इस सेक्टर में जो डीवैल्यूएशंस की वजह से जो करेंसी गेंस थे वो भी हमें उनकी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होते थे, क्योंकि उनकी डॉलर डिनोमिनेटेड अर्निंग्स है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं या अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके उसके अगेंस्ट वो उनको डॉलर्स अर्न करते हैं।
तो आईटी सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट थीम पिछले 2 साल तक रही और हमने देखा है कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए, ख़ास तौर पे सिस्टम्स लिमिटेड ने। बट जो बाकी सेक्टर्स थे वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर आ गए, लेकिन ये हम सिस्टम्स के लिए नहीं कह सकते कि वो 2 टाइम्स प्राइस 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे आ गया। लेकिन अब जब डॉलर स्टेबल हुआ है और इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है और कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी रिफॉर्म्स की एक थीम है, फिर आपकी हाई इंटरेस्ट रेट की एक थीम है जो कि बैंक्स को फेवर करती है, फिर आपकी इकोनॉमिक रिकवरी की थीम है जो कि सीमेंट्स को फेवर करती है, तो हमने देखा कि कुछ शिफ्ट ऑफ कैपिटल उन स्टॉक्स की तरफ गया जो कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही हैं। और वो सेक्टर जो कि ऑलरेडी आर्ग्यूएबली 8 टाइम्स टू 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था, वो उनमें हमने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस रन अप नहीं आया, क्योंकि अभी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें वैल्यूएशन गैप इतना बड़ा है कि पहले वो एटलीस्ट वो थोड़ा पार टू मार्केट आ जाएं, उनमें थोड़ी री रेटिंग होगी, तब हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो दोबारा जो है वो आईटी सेक्टर में डाइवर्ट होते हुए दिखेगा। हाउएवर ये सेक्टर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है इनमें, और हम डॉलर की डिवैल्यूएशन, एक नॉर्मल डिवैल्यूएशन तो हम हर साल देखते हैं जो कि होगी, जिससे इनके रेवेन्यूज़ में वहाँ से भी बेहतरी आएगी। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर इज़ ऑल्सो अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट, बट आई थिंक इस वक्त दूसरे सेक्टर्स में वो कहीं ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड करें, तो मुझे लगता है पहले उनमें कैचअप रैली जो है वो पहले आ जाएगी। एक चीज़ सिस्टम्स के मैं उसमें देख रहा था कि नॉर्मली ना 2-3 साल पहले अगर आप उनकी कंट्रीज़ जहाँ से रेवेन्यू आते थे तो वेस्ट का आप ज़्यादा देखते थे, यूएस हो गया, यूरोप हो गया। लास्ट ईयर में ना वो जो 40 to 60% या 70% यूएस और उससे आता था, वो मिडिल ईस्ट से रिप्लेस हो गया। मतलब कि मिडिल ईस्ट की इकॉनमी बेहतर हो रही थी, यूएस में भी स्ट्रगल था, तो वो नज़र आ रहा है उनकी स्टेटमेंट से कि दे वर स्ट्रगलिंग इन द वेस्टर्न साइड, लेकिन मिडिल ईस्ट ने लास्ट ईयर को उनको बड़ा अच्छा कवर दिया और दे वर एबल टू स्केल टू सऊदी अरेबिया, दुबई, तो वो उनकी स्टेटमेंट से भी नज़र आ रहा है। जी। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह नॉट ओनली कि वो पीक आउट हो रहा है पाकिस्तान में, तो वेस्ट में भी थोड़ी चीज़ें थोड़ी उस साइड पे जा रही हैं, तो अगर वहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो अगेन द एवेन्यू जहाँ से उनको पहले ही बिज़नेस अच्छा खासा आ रहा था पोटेंशियली और बेहतर हो सकता है, और दे माइट बी एबल टू स्केल ए बिट मोर वंस वो वाली चीज़ सेटल हो जाएगी। तो ये मैं थोड़ा देख रहा था एनालिसिस, सो आई थॉट अच्छा। एक तो सर ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सेक्टर का कर दिया ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का कि वो ये कहते हैं यार कि हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए किसी भी कंपनी में जिस पे आप इन्वेस्टेड हैं, किस माइंडसेट से जाएं कि किस जगह पे जाके हमें प्रॉफिट बुक करें, या इससे भी कोई बेहतर स्ट्रेटजी है कि वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू जहाँ पे आ जाती है, तो व्हाट शुड वी डू टू बेसिकली मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड इवन बी इन्वेस्टेड, और उससे हम किस तरह बेनिफिट कमा सकते हैं? जी देखें, जिस तरह आपने ये सवाल किया कि हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, देखें बुक करने के लिए आपको एक स्टॉक सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्निकली आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें स्टॉक सेल कब करना चाहिए। अब देखें, जो किताबें हैं या जो इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी है, जो उसका लिटरेचर है, वो तो ये कहता है कि स्टॉक को कभी नहीं बेचना चाहिए। अभी मैं बुकिश टर्म्स में बात कर रहा हूँ, स्टॉक को कभी नहीं बेचना चाहिए अनटिल और अनलेस कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही हो, चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हो, रेवेन्यू ग्रोथ आ रही हो, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रही हो। ये सब आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में हर साल दिखना शुरू होगा। तो अगर टेक्निकली हर साल एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है और वो रिलेटिव टू मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया है, तो यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग दैट, ठीक है। तो अब मैं इसकी रिवर्स में बात करूं कि जब ये कंपनी 2 चीज़ें ना कर रही हों, तब स्टॉक को बेच देना चाहिए। या नंबर 1, या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी की फेयर वैल्यू 100 रुपये है या 150 रुपये और वो पौने 200 या 200 या 250 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको बेच देना चाहिए। या तो आप
आपको ये लग रहा हो कि ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही और इसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है या रिवर्स हो रही है, तब आपको बेच देना चाहिए। इसके अलावा कोई थर्ड रीज़न आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं ये स्टॉक क्यों मुझे बेचना चाहिए। हाउएवर, जब आप प्रैक्टिकल पर्पसेस में इसको देखें तो ये दो फैक्टर तो अपनी जगह पे रहेंगे कि आपको एक कंपनी जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, वो ग्रो नहीं कर रही हो, तो आपको बेच देना चाहिए, या वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हो तब आपको बेच देना चाहिए। तीसरा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है वो बहुत ही, और ख़ास तौर पे एज एन इक्विटी इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा क्लोज वॉच रखना होता है आपकी मैक्रो इकोनॉमी पर। और व्हाट आई मीन बाय मैक्रो इकोनॉमी, खैर इसका ताल्लुक बहुत और सारी चीज़ों पे है कि बेसिकली जब आपकी पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आता है, और जब इकोनॉमी पर आता है तो फिर उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे आता है, और फिर जब बिजनेसेस पे आता है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर भी आता है। तो आपको मैक्रो इकोनॉमी पर भी बहुत ही जो है वो गहरी नज़र रखनी होती है। और आप ये देखें कि एज़ लॉन्ग एज आपकी इकोनॉमी एक राइट पाथ पर है, तब जो है वो आप बड़ी कंफर्टेबली अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करें। लेकिन जहाँ आप देखें कि हुकूमत जो है वो मैक्रो इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दे रही है और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होना शुरू हो गया है, हमारा फिस्कल डेफिसिट होना शुरू हो गया है। फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है कि आपके आमदनी कम होती है और आपके अखराजात कम होते हैं। आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं। अखराजात क्यों होते हैं? क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए होते हैं। तो जब आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि करेंसी आपकी डिवैल्यूएशन हो जाती है। जब आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है तो आपका इंटरेस्ट रेट्स एक टूल है जिसको कंट्रोल करने का। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं तो वो स्टॉक प्राइसेस पर इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि लोग फिर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक टू समराइज के व्हेन टू सेल अ स्टॉक, आई थिंक जब आप ये देखें कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तब आप उसे बेच दें, कंपनी महंगी हो गई है तब उसे बेच दें, या आपको ऐसा लगे कि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो आपकी अनस्टेबल है, या उसमें जो है वो इकोनॉमी में आपकी ग्रोथ आगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप इकोनॉमी को ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मुल्क के हालात है इसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमी सही नहीं होगी, तो वहाँ पर शायद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा रीइवैल्यूएट करना है कि मुझे इसको होल्ड करना है या मैं जो है वो इसे सेल कर दूँ। इसमें फिर शायद आपको मैक्रो इकोनॉमी में एवेलुएट करने के लिए किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ज़रूरत हो जो आपको प्रॉपर सही एनालिसिस करके बता सके कि एक्चुअली ये मैक्रो इकोनॉमी में जो हो रहा है इसका असर इकोनॉमी पे कितना आएगा, किस हद तक आएगा और मार्केट्स पे कितना आएगा। आजकल ना व्हाट्सएप पे काफ़ी व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर हो रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फेसबुक ग्रुप से शेयर हो रही हैं, ट्विटर पे शेयर हो रही हैं। एक चीज़ जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ लोगों में, क्योंकि उन्होंने इतना प्रॉफिट तो देखा ही नहीं है, 20% प्रॉफिट ऑन देयर पोर्टफोलियो। तो एक तो होता था ना कि घबराना नहीं है आपने, तो आजकल ना ये कॉन्फिडेंस भी देने की ज़रूरत है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये और भी ज़्यादा हो सकता है। यू नीड टू बी इन द मार्केट। ये जिस तरह की मोमेंटम आता है ये हर दफ़ा नहीं आता। हम तो 5 साल से तरस रहे थे। मैं तो जब से प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ बेरिश में रहा है, ये तो पहली दफ़ा 50,000 60,000 के लेवल्स हम देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है जो कि इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे और ऑल ऑफ ए सडन उनके नेगेटिव पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ गए, और अब वो पॉजिटिव में आ रही है और डेली बेसिस पे उनको ये समझ नहीं आ रही है कि अगर मैंने ना बुक किया तो लास्ट ईयर एकदम मार्केट फिर गिरी थी तो फिर मेरा नेगेटिव में ना चला जाए। तो व्हाट वुड यू बेसिकली रिकमेंड? देखिए, हम सबसे पहले हम भी मार्केट में क्लाइंट्स की काफ़ी कॉल आती है कि इंडेक्स 63,000 हो गया, आप बेच दें, या इंडेक्स इतने हज़ार पॉइंट बढ़ गया है। देखिए, फिर वही बात कि जो हमने स्टॉक प्राइसेस के लिए बात की कि शायद 1,000 रुपये का स्टॉक सस्ता होता है और 2 रुपये का स्टॉक महंगा होता है। इसी तरह हम शायद 63,000 इंडेक्स 40,000 सस्ती थी, लेकिन शायद 63,000 महंगी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने मार्केट्स को देखा है कि हमारी मार्केट्स 10 टाइम्स और 12 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड की है जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में होता था। शायद अब हम अगले 2 सालों में उसी तरफ जा रहे हैं जब हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में जा रहा है, नंबर 1।
तो मार्केट तो अभी भी 4 टाइम्स और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग के करीब ट्रेड कर रही है। तो 63,000 एक नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मार्केट तो अभी भी 4 और 5 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स के दरमियान ट्रेड कर रही है, और स्टॉक्स तो आज भी 2 टाइम्स और 4 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग्स के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी स्टॉक्स। तो सबसे पहले स्टॉक को या कंपनी को इस एंगल से देखना चाहिए। दूसरी बात है कि हम कहें कि चले मार्केट 10 टाइम्स प्राइस 10 टाइम्स 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स जब भी हुई थी, उसके बाद एक डिक्लाइन आया था, या ज़रूरी नहीं है 10 टाइम्स 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे चली जाए। तो फिर हम देख लें कि पिछले 10 साल का मीन पी क्या था, एवरेज पी क्या था। तो एवरेज पी भी हमारा 8 टाइम्स रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर इस मैट्रिक पे भी जो है वो महंगी नहीं रही है। फिर अगर आर्ग्यूएबली हम ये कहते हैं कि आज इंटरेस्ट रेट 22% पे है और वो 12% की तरफ जाने अगले 1-1.5 साल में, तो अगर आज आपने जो स्टॉक होल्ड किया है वो 70 रुपये पे हो सकता था कि आपको 25% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। आज 90 रुपये होने के बाद वो आपको 20% डिविडेंड यील्ड दे रहा है। लेकिन अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या उसके सामने का इंस्ट्रूमेंट 12% रिटर्न दे रहा होगा, तो क्या इसकी यील्ड्स 20% रहेगी, या इसकी भी यील्ड्स जो है वो 14-15% हो जाएगी। जब 14%-15% होगी, इसका क्या मतलब होगा कि प्राइस बढ़ेगी। तो शायद आपका स्टॉक, आपको लग रहा हो कि 75 का मैंने लिया था, 60 का हो गया था, आज 90 का है, लेकिन हो सकता है ये अभी भी सस्ता है, शायद इसमें पोटेंशियल 120 रुपये का है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिर्फ नंबर्स को देखकर डिसीजन नहीं ले कि ये 63,000 का नंबर है, या स्टॉक 70 का 90 हो गया है, या 100 का 200 हो गया है। उसको आप रिलेटिव टर्म्स में देखें, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो चेस सिक्योरिटीज़ की टीम बिल्कुल हेल्प करती है। सरमाया का पोर्टल जो है वो बेहतरीन एनालिटिक्स देता है। और अगर आपके पास खुद इन सारी चीज़ों को एवेलुएट और रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ के प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों को देखकर डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं अगर आपको एवेलुएशन करने की ज़रूरत है, खुद से ना कर सके तो एक एक्सपर्ट हेल्प ले लें। और हम ना ये देख भी रहे थे, जिस वक्त श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया तो उनका प्राइस टू अर्निंग 4.5 के ऊपर था, और हम अभी उस दहेज के बिल्कुल करीब थे, लेकिन हमारा प्राइस टू अर्निंग लेस दैन 3 पे चला गया था। और आज जब हम इतने खुश हैं कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो वो हम उस लेवल पे ऊपर ही हैं जहाँ पे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका था। और जब हम ये बात करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग ऑफ KC 100 इंडेक्स, तो इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स कंपनी की बढ़ गई है, प्राइस अभी तक उसको मीट कर नहीं पाई है। अगर प्राइस ने उसको मीट करना है तो इवन यहाँ से 30-40% और भी जंप लगे, तो यानी कि अभी मैं देख रहा था डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 81,000 तक जाएगा। तो अगर 81,000 पे भी जाएगा तो शायद हम अपनी मीन की बॉटम को टच कर रहे होंगे, हम 8 और 9 को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं उसके आगे। सही बात है। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई टारगेट्स 74,000 या 80,000 के आ रहे हैं, तो ये टारगेट्स बेसिकली नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स हैं। लेकिन जब अगर आपकी इकॉनमी रिकवर करती रही और आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए और आपकी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रही और हमारे यहाँ मैक्रो डिसिप्लिन रहा, तो आप देखेंगे कि अगले साल जब ये लेवल आ जाएगा तो अर्निंग्स तो ग्रो करती हैं, तो 2025 का टारगेट हो सकता है इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। तो 80,000 का भी टारगेट, इट्स नॉट कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये मार्केट का पोटेंशियल यही है और यहीं पर कैप हो जाएगा। हर साल अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, जब अर्निंग्स ग्रो करती हैं तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती हैं। जब अट्रैक्टिव हो जाती हैं तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट उससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो वी कैन सी कि इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहें। तो आप नॉट ओनली 80,000 बट चीज़ें बेहतर होती नहीं तो 20-25 का टारगेट हो सकता है इससे भी बेहतर हो। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे जहन में एक आइडिया था इसी से रिलेटेड, जिस तरह अभी आपने 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए, 20% ईच पे कर लिया। सो अगर तो हम इसी पोर्टफोलियो पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आपका एक सेक्टर 20 से 25 पे चला गया, दूसरा 20 से 22 पे गया, एक 20 से 15 पे चला गया, चौथा जो था 20 पे फॉर एग्जांपल 10 पे आ गया, तो क्या ये हम कर सकते हैं कि हम रीबैलेंस करते हैं दोबारा? हम कहें यार वो जो 25 वाला था वो दोबारा 20 पे आ जाए, 10 वाला दोबारा 20 पे चला जाए, 22 वाले को भी 20 पे ले आते हैं और इस तरह करते हैं। तो उससे होगा क्या कि जो ओवर वैल्यूड कंपनी, ओवर वैल्यूड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिनकी प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल अभी का सिनेरियो ले लेते हैं, उसमें शायद आपको हो सकता था, मिज़ान बैंक हो सकता था,
तो आप मीज़ान बैंक आपको से शायद एग्ज़िट ले रहे होते, और कंपैरेटिवली शायद सीमेंट में अभी तक आपको उस तरह का रिटर्न नहीं मिला हुआ। तो जो जितना आप एग्ज़िट वहाँ से ले रहे हो, एग्ज़िट फुली मैं नहीं कह रहा, जस्ट कि वो 5% की जो अप्रिशिएटेड प्राइस है आप उसको बुक कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही एक्सपोजर ले रहे हैं फिर सीमेंट के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, या आप शायद उतना ही एक्सपोजर ले रहे हैं किसी और कंपनी के अंदर। तो हो क्या जाता है ना कि बाय द टाइम ऑब्वियसली हर सेक्टर, हर कंपनी का एक जगह पे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और शायद दूसरा सेक्टर चलने स्टार्ट हो जाता है। तो वो टाइम या शायद ये हो कि सीमेंट चल पड़ा है और ऑयल एंड गैस या फिर बैंक्स में थोड़ी सी वो आ गई है, तो शायद अगले साल में या 3 महीने बाद, अब ये फ्रीक्वेंसी हर बंदे की अपनी हो सकती है, तो आप ये शायद देख सकते हो कि सीमेंट जो है वो 20 से 25 पे चला गया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 20 से 15 पे आ गई हैं। तो अब इस टाइम पे दोबारा जब आप रीबैलेंस करेंगे तब आप थोड़ा सेल कर देंगे सीमेंट, आप रीबाय कर रहे होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मे बी आपकी क्वांटिटी शायद वो ना रहे क्योंकि आप सेल भी कर रहे थे फिर रीबाय भी कर रहे थे, लेकिन आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है अगर 1 मिलियन थी, शायद 2 साल में आप 2 मिलियन क्रॉस कर गए हों। और फिर आप देखेंगे, अगर हिस्टोरिकली उसको देखेंगे, तो आपने इंटेलिजेंटली ना सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की बल्कि आपने उस टाइम पे वैल्यू बाइंग भी की, और वैल्यू बाइंग पे फिर जब प्रॉफिटेबिलिटी पे आए हमने फिर प्रॉफिटेबिलिटी बुक की और फिर उस पर आके वैल्यू बाइंग भी। मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ़ शेयर शायद उतने ही हो जाए, लेकिन सिर्फ एक टाइम पे बुक करना और दोबारा रीबाय थोड़ा नीचे पे कर लेना आपको शायद ज़्यादा शेयर और ज़्यादा वैल्यू करना। कैसा आइडिया है? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और हर इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि एलोकेट करके जो है वो उसको फिर दोबारा ना देखे, उसको फ्रीक्वेंटली जो है वो इवेलुएट भी करना चाहिए, रीअलाइन भी करना चाहिए, रीबैलेंस भी करना चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा आखिर में मैं एक चीज़ को आपसे भी वो करूँगा, हमेशा हम सुनते हैं ना कि स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ऑब्वियसली जब तक हमें न्यूज़ समझ आती है और हम एज ए इन्वेस्टर जो है उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं तो पता चलता है जो भी हम ले रहे थे, और ये हमेशा कॉमन है कि एक मैं ट्विटर पे तय रहा था कि अगर आपने ये देखना है कि कौन सी कंपनी नीचे जा रही है तो बस ये देख लो कि वो मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, और ये नॉर्मल ट्रेंड है। जब भी आप किसी चीज़ में एंट्री लेते हैं तो आप अगले दिन उठते हैं तो नीचे ही जा रहा होता है। तो हमें एज एन इन्वेस्टर किस तरह इंश्योर करना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ये ना हम बिल्कुल टेल एंड पे जाके जब ऑलरेडी सारी चीज़ें मेटलाइज होगी, प्राइस एक्शन हो गया और हम उस दिन जाके एंटर ले रहे हो कि यार आज तो PPL 150 का हो गया, आप अच्छी न्यूज़ आई आप सही जाएगा। हालांकि वो जब 50, 60, 70 पे था तब हमें नहीं होती थी क्योंकि ऑब्वियसली उसमें डायनामिक्स डिफरेंट थे, लेकिन जब इस तरह की चीज़ चल रही है जिस पे न्यूज़ भी आ रही है, पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे आपको कॉशियस कैसे लेना चाहिए ऐसे? देखिए, सबसे गलत तरीका जो इन्वेस्टमेंट का होता है ना, वो ये इन्वेस्टमेंट का होता है कि आपने बग़ैर स्टॉक को एवेलुएट किए हुए, रिसर्च किए हुए या उसकी वैल्यूएशंस को देखे बगैर आपने इन्वेस्टमेंट की हो बेस्ड ऑन अखबार की ख़बर या व्हाट्सएप की ख़बर या आपके दोस्त ने वो स्टॉक लिया है उस पर। वो अगर आपके दोस्त ने स्टॉक रिसर्च करके लिया तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ इस वजह से लिया है कि उसने कह दिया है कि ले लो और मैंने भी लिया है, देखिए कभी भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बग़ैर इवैल्यूएशन के नहीं करनी चाहिए। आप 150 नहीं, आप 250 रुपये भी PPL लें, लेकिन अगर आप ये कॉन्फिडेंट है कि ये स्टॉक जो है वो वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव है और इसमें वो ग्रोथ भी आ रही है, उसमें वो डिविडेंड्स भी आ रहे हैं, उसमें वो पोटेंशियल भी है जो है वो यहाँ से बढ़ने का, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। न्यूज़ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप देखें कि वक्ती तौर पे वो आपने कोई ख़बर आई है 150 पे लिया और 152 हो गया, 154 हो गया, तो शायद वो फैक्टर आता है कि आपका डिसीजन सही हुआ। अगर आपने बुक कर लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया और वो स्टॉक 150 रुपये पे अगर महंगा हुआ तो वहाँ से फिर आप यही फिगर आउट करते रह जाते हैं कि ख़बर तो बहुत अच्छी थी, स्टॉक नीचे क्यों आ गया। और फिर हम ये कहें कि इसकी तो ख़बर उस दिन ये आई थी, इतनी अच्छी ख़बर थी, लेकिन स्टॉक नीचे क्यों आ गया। लेकिन वो स्टॉक बिल्कुल अच्छी ख़बर आई थी, लेकिन उस अच्छी ख़बर की वजह से वो स्टॉक महंगा था उस लेवल पर, और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था या जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने उस ख़बर को कैपिटलाइज करते हुए वहाँ एग्जिट किया है। तो सिर्फ जो है वो हमने बहुत सारे आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे चीज़ें आसान हो गई हैं, चीज़ें फॉरवर्ड करना या सोशल मीडिया पर, तो उसको आप जो है वो प्रोडक्टिवली यूज़ करें। आप जब आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से आसान हो गई है
तो इसका मतलब है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए पहुंचना आसान हो गई है। तो आप जो है वो रिसर्च के लिए जिस तरह आपका पोर्टल है उस पर प्रॉपर गाइडेंस लेते हुए इन्वेस्ट करें, न्यूज़ फ्लो पे टिप्स पर ध्यान ना दें। आई थिंक दिस शुड कंसिडरेबली हेल्प कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो लॉसेस से प्रोटेक्टेड रहे। ये न्यूज़ पे मुझे याद आया, एक हमारे कोलीग ही थे, उनके पास ना 30-40 लाख शेयर्स पड़े हुए थे टैली के, और टैली वॉज ट्रेडिंग अराउंड 1.5, 1.6, 1.8, और उन्होंने 2-3 साल तक होल्ड किया। इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड द सेम प्राइस। समहाउ ना उनको एक न्यूज़ पता चली, और न्यूज़ थोड़ी नेगेटिविटी में आई कि टैली के साथ पता, अभी हालांकि ₹1.5 का स्टॉक है रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि ज़ीरो हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। सो समहाउ समबडी कन्विंस्ड हिम एंड ही सारा का सारा स्टॉक उन्होंने सेल किया। उन्होंने कहा चलो जी शुक्र है पैसे निकल आए, वरना ये भी निकल जाते। आपको पता है 3 हफ्ते बाद एकदम रैली स्टार्ट हुई है टैली के अंदर, ठीक है, और विद इन 3 मंथ्स वो स्टॉक ₹12 का ट्रेड हो रहा था। विद इन 6 मंथ्स वो स्टॉक ₹18 का ट्रेड हो रहा था। और ऑल ऑफ ए सडन उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ पे लोग उसको कन्विंस कर रहे थे कि सेल कर दो, वहाँ पे उसी बंदे ने आके उसको लिखा कि यार 18 पे टैली इज़ ए गुड बाय, और 22 पे इसको आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यार लगे बंदे ₹1.5 पे सेल कराया है। तो बाद में पता चला जी कि उनका सुपर के नाम से एक वो आ रहा था, और आईपीओ की वजह से वो एक पंप हुआ, वो ₹24 तक गया। वही 30-40 लाख रुपए अगर ₹20 भी वो सेल करते तुम्हारे पता नहीं कितने करोड़ पे बन जाते हैं उनके। सो उनका भी वो रिग्रेट। और अगेन इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट स्टॉक मार्केट में हो चुके हैं जहाँ पे ब्लाइंडली लोगों ने या तो बाय किया या तो सेल किया, बहुत ऊपर के ऊपर बाय किया हुआ, और पिछले 4-5 साल पे मेरा नहीं ख्याल वो कभी रिटर्न भी करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और अगेन इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन इज़ समथिंग विच इज़ सो मच हेल्पफुल। आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिस तरह के क्रेज़ी सॉर्ट ऑफ मैं स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, एक्साइटमेंट में लोग शेयर कर रहे हैं, एंड पीपल माइट बी एबल टू। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, वो तो बेचारे क्योंकि 3-4 साल से अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव में देख रहे थे, एज सुन एज इट बिकेम प्रॉफिटेबल निकल गए, प्रॉफिट बुक करके। प्रॉफिट भी वो क्या किया, ब्रेक इवन पे। और उनको लगता है कि जो उन्होंने इतना टाइम करके जो बर्दाश्त किया था, सो जो रिकवरी हुई थी वो दैट इज़ देयर प्रॉफिट। और जो मेन जूस निकलने वाला टाइम था उस वक्त वो मार्केट में गेम भी नहीं है। और जब वो देखते हैं कि यार ये तो 48 से 52, 52 से 60, 63, तो ऑटोमेटिकली एक और रिग्रेट होता है कि जो इतना क्रंच टाइम था हमने गुजार तो दिया, लेकिन जब मेन फल खाने की बारी थी उस वक्त हम नहीं थे उसमें करने के लिए। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच अली भाई, इट वाज ए वेरी वंडरफुल डिस्कशन। कोशिश अगेन हमारी यही है कि आप लोगों को एजुकेट करें। इन्वेस्टमेंट बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, काफ़ी चीज़ें ऊपर या नीचे जाती हैं। आपको फियर और अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल जब तक नहीं आएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल। ना आपको ईज़ मिलेगा, रेस्ट इन जो पीस होता है ना आपका, वो उस पे होता है जब आपका डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पीछे हो। Sarmaya.pk पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री है। अगेन अगर आप लोगों ने अकाउंट खोलना है, चेज सिक्योरिटीज़ का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। दूसरा, आप लोगों को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन की कमी है, हमारी ट्रेनिंग्स होपफुली ओपन हो जाएंगी। अगर आप इसी की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चेज सिक्योरिटी का URL भी मिलेगा, हमारी ट्रेनिंग का URL भी मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं और बिल्कुल कुछ नहीं पता तो मेरा यूट्यूब के ऊपर पूरी सीरीज़ है इन्वेस्टमेंट, जिस तरह हमने डिज़ाइन किया हुआ पोर्टल, वो भी आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट विल बी अवेलेबल ऑन ईच फ्राइडे एट 9 PM ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, और ऑडियो चैनल्स पे भी हम इसकी ऑडियो कर रहे हैं। एंड आई होप ये जो थोड़ी सी एफर्ट हमारी साइड से है, अगर आपकी जर्नी थोड़ी प्रॉफिटेबल होगी तो शायद आप लोग भी अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी बताएंगे। और पाकिस्तान जो कि मुझे लगता है हर चीज़ में हम बॉटम आउट कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर इन पाकिस्तान पे भी हम बॉटम आउट कर चुके हैं। मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि अब जो इतना हमने टफ़ टाइम देख लिया, नो इट्स अगेन द राइट टाइम टू एजुकेट अवर सेल्फ कि हम राइट माइंड सेट के साथ एक मार्केट में जाएं और एक क्रेज़ी सॉर्ट ऑफ चीज़ें ना देखें कि किसी को इतना प्रॉफिट हो गया था या लॉस हो गया था। हम जिस तरह अली भाई ने बड़ी अच्छी चीज़ें इसमें बताई हैं, एक प्रॉपर एक रिसर्च करके अगर हम जाते हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ ए बेटर प्लेटफॉर्म टू हैव अर्न पैसिव इनकम। हज़ारों लोग एक कंपनी के पीछे एफर्ट करते हैं टू बी ए प्रॉफिटेबल कंपनी, और आप उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं बाय जस्ट डूइंग स्मॉल एनालिसिस एंड कीप होल्ड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।